लास्ट टाइम जो डेरिवेशन दिया था अपनों ने यहाँ तक देख लिया था। ओके, जो H5 फील्ड रहती है और E फील्ड रहती है, दिस इज कॉल्ड द रेडिएशन फील्ड, और फील्ड कंपोनेंट भी बोलते हैं और रेडिएशन भी बोलते हैं इस चीज को। E5 और H5 को ही रेडिएशन बोलते हैं, क्योंकि रेडिएशन किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस इज अ रेडिएशन। ओके, तो रेडिएशन की फील्ड कौन सी है, दिस इज यूर ई थीटा एंड H5 एट द पॉइंट ऑफ P पॉइंट, दिस पॉइंट P। ओके, अब जो मैंने एक स्लाइड शेयर आपको की हुई है, आज शेयर की है, उसका जो डेरिवेशन है ए कैसे आता है, तो दिस इज नोन एज ए पोटेंशियल फंक्शन। मैंने इसका नाम भी दिया हुआ है, उसमें डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है, क्या नाम उससे मेंशन किया हुआ है, एक मिनट रुकना है ना, दिस थिंग इज गिवन एज ए सॉल्यूशन ऑफ ए पोटेंशियल फंक्शन। ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ ए पोटेंशियल फंक्शन जो है वो ए का डेरिवेशन है, कि ये डेरिवेशन कैसे आता है। तो उसके लिए मैंने डायरेक्टली आपको एक स्लाइड रिफर की है, तो आप उसको डायरेक्टली रिफर कर लेना उस चीज के लिए। दिस इज नथिंग बट दी, क्या मिलेगा आपको उसमें, डेरिवेशन मिलेगा इस चीज का, कि ये कैसे डेराइव्ड होती है बाय यूजिंग हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के, जैसे अपनों ने इसको ड्राइव किया था लास्ट टाइम, प्लान व्यू में देखा था अपनों ने इस चीज को। ओके, तो वहीं से अपन डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज करते हुए इस चीज को ड्राइव किया। हर्ट्ज डाइपोल भी बोलते हैं इसको, हर्टिजन डाइपोल भी बोलते हैं, हर्टिजन और हर्ट्ज डाइपोल दोनों एक ही बात है। बात करते हैं अब इसके पावर की, दिस इज रेडिएटेड पावर की, ये कितना पावर रेडिएट करता है इन कितनी डायरेक्शन में है ना। तो आप इस चीज को कैसे निकालोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, तो टाइम एवरेज पावर अपनों को कैलकुलेट करना है। तो अपनों को पता है ना कि टाइम एवरेज पावर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज पी एवरेज योर पी एवरेज, दिस इज पी एवरेज का जो फॉर्मूला, ये तो पी एवरेज का फॉर्मूला है टोटल पावर का, है ना। और एक होता है पॉइंटिंग वेक्टर, टाइम एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर, दिस इज गिवन बाय 1/2 रियल पार्ट ऑफ E क्रॉस H, यस और नो, H कंजुगेट दिस थिंग। तो अब आपको पी एवरेज फाइंड आउट करना है, तो पी एवरेज फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू इंटीग्रेट, सरफेस इंटीग्रेट यू हैव टू अप्लाई, गिवन बाय पॉइंटिंग वेक्टर पी एन वाई और ds, दिस इज नथिंग बट द डिफरेंशियल सरफेस इन विच your pointing vector in which your wave is propagating. Okay, now अब बात करते हैं कि अपने पास जो फील्ड कंपोनेंट है, कौन कौन से फील्ड कंपोनेंट है, दिस इज H5 कंपोनेंट और E थीटा कंपोनेंट। तो यू हैव टू यूज H5 कंपोनेंट और E थीटा कंपोनेंट हियर। तो दिस इज E थीटा कंपोनेंट, तो यू हैव टू डायरेक्टली पुट E थीटा, और दिस इज H5 कंपोनेंट। आफ्टर यू हैव टू कैलकुलेट दिस होल थिंग, इसमें दिया हुआ है तो मैं एक्चुअली कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अभी आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो रहा है, दैट्स वाई मैं सिर्फ आपको मोटा मोटा बता देता हूँ सुपरफिशियली, आप चाहो तो डेरिवेशन कर सकते हो। ओके, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, पी एवरेज निकालना है, पी एवरेज इज इक्वल टू ये फॉर्मूला लगाना है थीटा H5। अब देखो, एक थीटा कंपोनेंट है यानी कि थीटा डायरेक्शन है, दूसरी फाई डायरेक्शन है, तो थीटा क्रॉस फाई कितना होता है, कौन बताएगा, जल्दी बताओ, एनीबॉडी, विजय, क्या होता है। सर ये बहुत पहले किया था सर, याद नहीं आ रहा ठीक से। अच्छा, मुझे बताओ वाई क्रॉस जेड कितना होता है, ये तो सर माइनस नहीं एक्स होगा ये। यस एक्स होता है। अपनों ने बोला था अच्छा तो सर जैसे, ये भी, हाँ सर ये वो हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा फाइव, ये सर आर हो जाएगा। yes this is r because r theta phi, you have to refer this thing. ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एनालॉजी लगाना है, एनालॉजी से आंसर लाना है। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी ई आर और ई फाई का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, एक के पार वेक्टर आएगा, दिस थिंग यू हैव ई थीटा कंपोनेंट हियर, ई थीटा कंपोनेंट इज इक्वल टू H5 कंपोनेंट, और H5 कंपोनेंट की वैल्यू ये पड़ी हुई है, तो दोनों की वैल्यू आपको यहाँ पे रखना है। और इन दोनों को भी ऐसा भी लिख सकते हो 1/2 ईटा H5 स्क्वायर, एक के पार डायरेक्शन, डायरेक्टली फॉर्मूला अपने पास पड़ा हुआ है, वी कैन यूज डायरेक्टली। नाउ फर्दर आपको क्या करना है, पी एवरेज की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो पी एवरेज की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको H5 की वैल्यू पुट करना पड़ेगा, उससे पहले आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन में पी एवरेज डॉट ds किया, उसके बाद
H ये पूरी वैल्यू रखी, उसके बाद आपको P एवरेज के लिए H5S कितना है, ये पूरा है, तो इसकी वैल्यू को आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। टेक मॉड्यूलस, तो जैसे मॉड्यूलस लेंगे तो e की पावर माइनस जे बीटा आर कितना हो जाएगा, हाउ मच, बताओ, हेलो, कितना होगा, मॉड्यूलस ऑफ e की पावर जे माइनस जे बीटा आर कितना होता है, कोई नहीं है क्या, विजय, पता नहीं सर। अरे यार, यस सर। e टू द पावर माइनस जे थीटा अगर दिया हुआ तो इसका मॉड्यूलस लेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि e की पावर जे थीटा को कैसे लिख सकते हो, कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा, हाँ सर, यस सर। जे साइन थीटा। अब जे साइन थीटा का मॉड्यूलस लेंगे तो मॉड्यूलस कैसे लेते हैं, अंडर रूट में लेते हैं, कोस का स्क्वायर कितना करोगे, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, साइन स्क्वायर थीटा करोगे, उसके बाद क्या रहेगा, ये क्वांटिटी कितनी होती है, 1 होती है, दैट्स व्हाई इट बिकम अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 बिकम 1, तो दैट्स व्हाई मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1, तो ये क्वांटिटी बिकम 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये जहां पे जैसे रखेंगे तो दिस बिकम 1। अब मुझे एक बात बताओ कि ds क्या होगा, ds की वैल्यू किसके बराबर होगी, एक के पर डायरेक्शन है, आपके पास क्या लेना है, आपको ds लेना है, दिस इज ds, डिफरेंशियल सरफेस वेक्टर, तो आपको ds की वैल्यू इन डायरेक्शन ऑफ एक के पार थीटा, एक के पार लेना है ना, एक के पार, तो एक के पार के लिए आपको पता है ना, 3 चीजें होती थी, दिस इज एक के पार डिफरेंशियल सरफेस फॉर एक के पार डायरेक्शन में क्या होती है, जल्दी बताओगे, कौन बताएगा, एक तो होती है r साइन थीटा, r d थीटा और d phi, this thing in the direction of एक के पार, that's why we have to put is equal to ds, ठीक है, तो ds is also equal to r square sin theta d theta d phi, okay, d phi एक के r वेक्टर। नाउ एक के पार वेक्टर और एक के पार वेक्टर का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगा, पी एवरेज पावर है और यहाँ पे भी एक के पार वेक्टर आया तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट बिकम 1, तो ये पूरी क्वांटिटी आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई एज इट इज रखा जाएगा, और जो इसका पूरा है इसका मैग्नीट्यूड लेके इसका मल्टीप्लिकेशन करके स्क्वायरिंग कर देंगे तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। आफ्टर दैट जो कांस्टेंट है उसको सबको बाहर निकालना है, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन लेना है। आपको इतनी बात पता है कि थीटा और फाई की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, मैंने लास्ट टाइम भी बता दिया था, व्हेन वी आर वर्किंग विद वेक्टर कैलकुलस, तो फाई की वैल्यू 0 टू पाई होती है, ठीक है, दिस इज एजिमुथल एंगल, और थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 टू पाई होती है, ठीक है, तो एक्चुअली दिस इज बिकम 0 टू पाई, ओके, थीटा की वैल्यू है, तो आपको इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स रहेंगी वो 0 से 2 पाई लगानी है, फिर 0 से पाई लगानी है, एफ फाई की वैल्यू रखनी है, एच फाई एस की पूरी वैल्यू का स्क्वायर करके रखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो जो वो आपके इंटीग्रेशन का होना है बस वो उसको इंटीग्रेट करना है, बाकी सारी टर्म को बाहर निकाल देना है, जो कांस्टेंट है तो ये सारी चीजें क्या है कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल दिया अपनों ने। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफाई का कोई फंक्शन नहीं है इसलिए डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे तो 2 पाई आ जाएगा। अब रिमाइनिंग टर्म कितनी रह जाएगी, 0 टू पाई साइन क्यूब थीटा, इसका आप इंटीग्रेशन कर लेना, इसका इंटीग्रेशन को आप यहाँ पे भी देख सकते हो विच इज इक्वल टू 4/3, मल्टीप्लाई करो 4/3 से, यहाँ पे 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 32 से 4 कितनी बार कटेगा, 4 9 32 आई थिंक है ना, कितना होता है 28, 8 बार सर। है ना, 8 टाइम्स आई थिंक 8 टाइम्स कट जाएगा, तो जो भी बचेगा यहाँ पे बचने के बाद आपकी पी रेडिएटेड कितनी आ जाएगी, दिस थिंग, लेट मी यहाँ तक मैं कर ही देता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, ये डेरिवेशन तो आप कर लेना जितना मैंने आपको बता दिया है। फर्दर आपका पी रेडिएट इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस पी रेडिएट इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी कितनी है आपकी आई नॉट स्क्वायर, दिस इज योर आई नॉट स्क्वायर, ओके, आई नॉट स्क्वायर थीटा बीटा स्क्वायर, ओके, दिस थिंग dl square upon 32 pi square, okay, this thing 32 pi square
यह रह गया, और मल्टीप्लीकेशन में क्या चल रहा है, दिस बिकम 22 पाई और 2 पाई, और सर आर स्क्वायर भी नीचे क्या नीचे आर स्क्वायर भी तो है। अच्छा आपने नेक्स्ट स्टेप कर रहे हो। ओके, मैं बस यहाँ से लिख रहा हूँ, ये वाली टर्म यूज कर रहा हूँ, है ना। यस सर यस सर। हाँ ओके, और इसका मल्टीप्लीकेशन आप में डायरेक्ट से इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल ली है, यहाँ से 4/3 डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, दिस बिकम 4/3। ओके, अब यहाँ से आप काट सकते हो, ये कितना हो जाएगा, 4 8 32, ठीक है, और यहाँ से 2 भी कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 4 टाइम्स, और एक पाई से एक पाई भी कट जाएगा। अब रिमाइनिंग चीज क्या रह जाएगी, आई नॉट स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर ईटा बीटा स्क्वायर डीएल स्क्वायर। ओके, दिस थिंग रिमाइनिंग टर्म्स में क्या है, 3 इंटू पाई, 3 पाई इंटू 4, यस, ये रह जाएगा। अब बीटा बराबर क्या होता है, 2 पाई बाय लेमड़ा, तो यू हैव टू पुट डायरेक्टली 2 पाई बाय लेमड़ा, तो 2 पाई बाय लेमड़ा करेंगे तो बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस क्वांटिटी बिकम आई नॉट स्क्वायर ईटा बीटा की जगह हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर डीएल स्क्वायर, ठीक है, दिस बिकम 4 इंटू 3 पाई, 3 पाई, ओके, दिस थिंग। अब यहाँ पे आप 4 से 4 भी काट सकते हो। अब क्या रह जाएगा, ईटा, ईटा की वैल्यू को भी आपको रखना है, ईटा बराबर कितना होता है, फॉर दिस केस 125, फ्री स्पेस की अपन बात कर रहे हैं, तो ईटा की वैल्यू अपन 125 रख देंगे, तो रिमाइनिंग टर्म क्या रह जाएगी, आई नॉट स्क्वायर, और लेमड़ा भी चल रहा है ना, 2 पाई बाय लेमड़ा, मैंने लेमड़ा रखना भूल गया, सॉरी, इसके लिए बीटा की वैल्यू रखी तो लेमड़ा स्क्वायर भी हो जाएगा, आई नॉट अपॉन डीएल बाय, इसको मैं लिख देता हूँ डीएल बाय लेमड़ा का होल स्क्वायर, ठीक है, दिस थिंग कैन बी रिटन एज ए, ओके। नाउ अब क्या लिख सकते हैं, 120 पाई, दिस बिकम 120 पाई, 120 पाई अपॉन एक पाई नीचे भी चल रहा है, 3 पाई, 3 पाई, और उसके साथ में क्या चल रहा है, पाई स्क्वायर, होगी सारी टर्म्स, यस और नो, यस सर। यस। अब 3 पाई से ये कितनी बार कटेगा, 3 चौक 12, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर, और दिस इज 40 पाई स्क्वायर, 40 पाई स्क्वायर डीएल अपॉन लेम्बड़ा का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पी रेडिएट। हर्टिजन डाइपोल जो रेडिएट करता है इतनी पावर को रेडिएट करता है, ओके, हर्ट डाइपोल भी बोलते हैं उसको। अब आपको क्या करना है, इसको कंपैरिजन करना है, यहाँ तक आपने निकाल लिया दिस क्वांटिटी। अब उसके बाद दिस पावर इज इक्विवेलेंट टू द पावर डिसिपेशन इज फिक्टिशियस रेजिस्टेंस R radiation by the current which is given by the P radiate equal to I naught का square into RMS, तो P radiation also equal to, अपनों ने क्या किया, जो एंटीना है उस एंटीना जो है, जो हर्ट्ज डाइपोल अपनों ने यूज किया है, उस हर्ट्ज डाइपोल में अपनों ने जैसे हीट में डिसिपेट करते हैं कोई भी रेजिस्टेंस, तो इसके इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस माना, जिस रेजिस्टेंस को अपनों ने क्या नाम दिया, रेडिएशन रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसे आर रेडिएट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज योर आर रेडिएट, आर रेडिएट। अब चूंकि आर रेडिएट को अपनों को कैसे दिया जाता है, किसी को भी पावर में ऐसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर रेडिएट इंटू आई आर एम एस का होल स्क्वायर, यस और नो, आर एम एस ले सकते हैं अपन, बोलो यस सर। यस। तो आई नॉट, अब मुझे बताओ आई आर एम एस को कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2 होता है। नाउ अब आई नोट का मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये कितना हो जाएगा, दिस बिकम, अब इन दोनों को भी अपन क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, बोथ थिंग को, इन दोनों को इक्वल करोगे तो क्या होगा, आप रखो वैल्यू तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, दिस बिकम आपका आर रेडिएशन, दिस इज आर रेडिएशन को मैं डायरेक्टली इक्वल कर रहा हूँ, दिस इज आई नोट का होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर मल्टीप्लाई 40, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स है ना, दिस इज 2 टाइम्स, एक्चुअली अंडर रूट में है ना, ओके, 40 पाई स्क्वायर
दिस इज dl बाय लेमडा का होल स्क्वायर, dl बाय लेमडा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आई नोट से आई नोट भी कट जाएगा, पी रेडिएट नहीं है, मैंने इक्वल कर दिया है, दिस थिंग इज नॉट देयर। अब क्या रह गया है, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू सॉरी आर रेडिएट, एक्चुअली पी रेडिएट मैंने गलती से काट दिया, आई एम सॉरी इसके लिए, दिस इज नॉट देयर, दिस इज आर रेडिएट। तो आर रेडिएट यानी कि रेजिस्टेंस कितना आया आपका, रेडिएशन रेजिस्टेंस, अब मल्टीप्लाई कर दो इस 2 का 40 में, तो कितना हो जाएगा 80 पाई स्क्वायर dl by lambda का होल स्क्वायर, दिस क्वांटिटी। So this quantity is known as a radiation resistance of Hertzian dipole, या हर्ट्ज डाइपोल का जो रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 18 पाई स्क्वायर डी एल बाय लेमडा स्क्वायर होता है। ओके, तो दिस फॉर्मूला डायरेक्टली आस्क इन एग्जाम, so that's why it is important। ठीक है, तो यू कैन आल्सो रिफर दिस थिंग। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंट जो रेडिएशन रेजिस्टेंस उसकी डेफिनेशन भी है, तो आप उसको शो भी कर सकते हो कि द रेजिस्टेंस आर रेडिएट is characteristic property of Hertzian dipole antenna and at scale is a radiation resistance. From the equation we observe antenna with larger radiation resistance are required to deliver larger amount of power to space. For example, dl is equal to lambda by 20, then r radiate become 2 ohm. Calculate it when putting the dl is equal to lambda by 20. पुट करके देखो कितना आता है इसकी वैल्यू, कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 80 पाई स्क्वायर, डीएल की वैल्यू से लेमडा कट जाएगा तो कितना बचा रह जाएगा, ये 1/400 आई थिंक है ना, 20 का होल स्क्वायर 400 होता है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। ठीक है, 8 से ही कितनी बार कटेगा, दिस इज बिकम 2 टाइम्स, तो 2 पाई स्क्वायर बाई 10, 2 पाई स्क्वायर बाई 10, so this is approximately equal to 2 ohm I think। okay, समझ में आ गया आपको, I think so। तो radiation resistance become 2 ohm, which is small is that it can deliver relatively small amount of power। It should be noted that radiation resistance in the Hertzian dipole in free space, if the dipole is different and lossless media, eta is equal to under root mu epsilon is substituted in the equation, then radiation resistance determined by the equation। You can also put, अपनों ने देखो 120 पाई ही लिखा है यहाँ पे, है ना, अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर नहीं लिखा, लेकिन अगर डिफरेंट मीडियम के लिए बात करें ना तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी टर्म अपनों को यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा अपनों को। ओके, ये डिवाइड में चलेगी तो ऊपर उल्टा जाके अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर इनटू म्यू आर हो जाएगा। दिस क्वांटिटी इज आल्सो एसोसिएटेड विद इट, डिपेंड करता है कि आपने किस जगह मल्टीप्लिकेशन की है। नाउ not that the Hertzian dipole assumed at to be infinite decimal small bdl less than equal to 1, ये मैंने लास्ट टाइम बता दिया था, और ये कंडीशन भी बता दिया था कि जो dl रहता है वो वेरी वेरी लेस देन, बहुत स्मॉल एलिमेंट के लिए अपन यूज करते हैं। तो परिणाम स्वरूप इट इज रेडिएशन रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल एंड इट इज प्रैक्टिकल difficult to match with the real transmission line। So we have also assumed that the dipole has a uniform current. This required that the current is non-zero at the end point to the dipole. This is practically impossible because the surrounding media is not conducting. However, our analysis will serve as a useful valid approximation of the antenna with this thing. DL is less than lambda by 10. A more practical or perhaps the most important antenna is half wave dipole considered in the next section। तो इसका ये जो है हाइपोथेटिकल एंटीना था, इस एंटीना को अपनों ने इसके रेडिएशन रेजिस्टेंस को यूज करके अपन दूसरा प्रैक्टिकल एंटीना ड्राइव करेंगे। तो उस प्रैक्टिकल एंटीना को नॉन बोलते हैं डाइपोल एंटीना, जो आपने सुना भी होगा डाइपोल एंटीना। दिस डाइपोल एंटीना इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, और उसका जो रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है आर रेडिएट इज इक्वल टू कितना होता है 73 ओम। You can think about 73 ohm। अभी देखो इसका रेडिएशन रेजिस्टेंस अपन ने निकाला, वो कितना आया, P रेडिएट इक्वल टू 2 ओम, सॉरी R रेडिएट कितना आया 2 ओम। अब मुझे एक बात बताओ,
सबसे ज्यादा पावर किसमें लॉस होगी, मतलब किसमें रेडिएट होगी, 73 ओम में या 2 ओम में? अगर करंट की वैल्यू, पीक करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है तो बताओ पावर किसमें ज्यादा रेडिएट हो रही है? दिस इज 10 वॉट। ओके, और ये कितनी हो जाएगी? 73 मल्टीप्लीकेशन बाय 5, 400 कुछ, 400 500 कुछ है सर। कितना? 365 वॉट। सर 365, हाँ सर। ओके, तो 365 वोट ज्यादा है कि 10 वोट ज्यादा है? 365 सर। इसका मतलब आपको जो रेजिस्टेंस, रेडिएशन रेजिस्टेंस जो है, अपन रेडिएशन रेजिस्टेंस से किसी भी एंटीना की रेडिएट पावर निकाल सकते हैं कि कितनी उसकी रेडिएशन पावर होगी। तो देखो, अगर आप जो पहले डाइपोल यूज कर रहे थे उसकी तो 10 वोट ही है, यानी कि ये जो हाइपोथेटिकल एंटीना है उसके बेसिस पे अपनों ने कौन सा एंटीना डिजाइन किया है, डाइपोल एंटीना, जो प्रैक्टिकल वे में ज्यादा पावर इमिट करता है, ज्यादा रेडिएशन देता है। समझ में आ रहा है आपको? दिस रेडिएशन इज हाई, लेस radar than this radiation. Okay, so you have to refer this paragraph, you can see. अब बात करते हैं हाफ वेव डाइपोल एंटीना की। हाफ वेव क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जो डीएल है, डीएल की जो वैल्यू अभी यहाँ पे अपनों ने रखी है वो λ/2 रखेंगे। ठीक है, वी कंसीडर जो लेंथ ऑफ डाइपोल होगा आपका वो कितना होगा, λ/2। और जो अभी अपना ने हर्टिजन डाइपोल यूज किया है जो बहुत स्मॉल एलिमेंट से बना था, उसका जो लेंथ था वो कितना लिया था, लेस देन λ/10। तो λ/10 इज वेरी स्मॉल और λ/2 इज वेरी लार्ज। ओके, दैट्स व्हाई जितना बड़ा एंटीना उतनी ज्यादा पावर रेडिएट हो रही है, आप देख भी सकते हो। So the half wave dipole device is named from the fact that its length is half wave length. अब समझ में आ गया आपको कि लेंथ कितनी ली है अपनों ने? इसको डीएल की बजाय अपन एल भी बोल सकते हो। एल इज इक्वल टू λ/2 बिकॉज वी आर टेकिंग लॉन्ग लेंथ। दिस इज एल λ/2। ओके, तो as shown in the figure, it consists of a thin wire fed or excited in at the midpoint of voltage source connected to the antenna via transmission line. Two-wire line or the field due to the dipole can easily obtain if we consider as a chain of Hertzian dipole. The magnetic vector potential P due to the differential length dl और बाकी सारी जो पिक्चर अपनों ने लास्ट टाइम किया ना, पूरा का पूरा एज इट इज आएगा, बस इसमें आई नॉट कॉस बीटा जेड पिक्चर में आ जाएगा। दिस वन टर्म इज एक्स्ट्रा टर्म बीटा जेड, तो इसके कारण अब आपको जो इंटीग्रेशन आएगा वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा। तो उसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला दिया हुआ है आपके अपेंडिक्स में, लास्ट के इसमें, तो आप उसको रिफर कर सकते हो। तो एक्चुअली अब जो आपकी यहाँ पे कहना चाहता है कि जो डाइपोल रहता है, दिस ये डाइपोल जो रहता है वो थिन वायर का रहता है और जो कनेक्टेड होता है वायर ट्रांसमिशन लाइन। दिस इज योर ट्रांसमिशन लाइन। और जो ये एंटीना है, ये डाइपोल एंटीना है, इसको अपन ऐसे भी मॉडल कर सकते हैं। दिस इज योर ट्रांसमिशन लाइन एंड दिस इज योर लोड, एक्चुअली ZL। ओके, ZL और दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। अगर अपन चाहते हैं कि कोई भी रिफ्लेक्शन ओकर ना हो तो Z0 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, ZL। ओके, तो ZL इज नथिंग बट द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ योर सो कॉल्ड एंटीना। ओके, एंटीना का जो इनपुट इम्पीडेंस होगा वो मस्ट बी ZL। तो ये अगर बराबर होगा तो ये Z0 के बराबर होगा, तो रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जितना वोल्टेज और करंट अपन आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू ट्रांसमिशन लाइन टू दी एंटीना, इट विल रेडिएट efficiently. ओके, तो दिस थिंग एक्चुअली इज देयर। और इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ कितनी है इस डाइपोल की? इस डाइपोल की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, λ/2। ओके, इतनी। और इसकी अगर अपन हाफ में डिवाइड करेंगे तो दिस इज बिकम λ/4। ये आपको पता होना चाहिए, दिस थिंग λ/4।
ओके तो करंट इसमें फ्लो होगा, जो करंट फ्लो होगा वो करंट किस प्रकार से फ्लो करवाएंगे, I इज इक्वल टू I नॉट cos beta z. This thing we have to give excitation के टर्म, excitation inside the dipole कैसी रहेगी, I नॉट cos ओमेगा टी. I नॉट इज नथिंग बट द एक्साइटेशन, भी आप इसको एक्साइटेशन से भी रिफर कर सकते हो, आपने यहाँ पे एक्साइटेशन वर्ड पढ़ा होगा, तो दिस वर्ड रिफर टू द करंट एक्चुअली, है ना. तो दिस थिंग इज देयर. नाउ अब आपको जो इस डाइपोल के कारण आपने अगेन वापस से एज्यूम करना है कि दिस थिंग देयर इज थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम और वी आर टेकिंग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. दिस इज योर डाइपोल, यहाँ पे आपने रखा हुआ है इस ओरिजिन पे, ठीक है. दिस इज द लेंथ ऑफ योर डाइपोल L, ओके. और यहाँ से एट दी फार डिस्टेंस पे आपको ए पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज नथिंग बट द एजेट, और यू कैन आल्सो रिफर दिस इज द वेक्टर पोटेंशियल एट दिस पॉइंट r थीटा कोमा फाई, r कोमा थीटा कोमा फाई. एक मिनट है ना, r थीटा कोमा फाई, r थीटा कोमा फाई, दिस थिंग यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है एजेट. तो एजेट को एज इट इज जैसे अपने हार्टिजन डाइपोल में किया था ना, तो सेम वे में आप इसको भी राइट कर सकते हो. उस टाइम पे अपनों क्या किया था, देखो आई जो ए होता है वो किसके बराबर होता है, एजेड इज इक्वल टू म्यू बाय 4 पाई इंटू आर, ओके, म्यू बाय 4 पाई इंटू आर. उसके बाद आपका जो करंट है, करंट किसके बराबर है, आई नोट कॉस बीटा जेड, दिस को थिंग कॉस बीटा जेड, ओके, दिस इज कॉस बीटा जेड. फर्दर उसके बाद क्या आता है डीएल, दिस इज योर डीएल लेंथ. चूंकि अपन स्मॉल एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी स्मॉल आपका वेक्टर पोटेंशियल अपन यहाँ पे एज्यूम करेंगे. नाउ अब यहाँ पे एक फैक्टर लगा सकते हैं डायरेक्टली, e टू द पावर माइनस जे बीटा एल, और आर डैश भी कर सकते हैं. आर डैश यहाँ पे दिस डिस्टेंस आर डैश भी बोल सकते हो, दिस इज आर डैश. और यहाँ पे एक टर्म और मैं लगा रहा हूँ e टू द पावर माइनस जे बीटा. प्रीवियसली मैंने जैसे किया था ना, मैं वापस पूरा नहीं रख रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे आपको बता दिया है. तो इस प्रकार से आप फेजर फॉर्म में डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को फॉर द डायरेक्शन ऑफ एजेड. फिर अगेन वापस से आपको सेम चीजें फॉलो करना है, ठीक है. तो ये आप ऐसा भी देख सकते हो, यू कैन सी थीटा और थीटा डैश, यहाँ से दो एंगल बनते हैं. उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना पड़ेगा. लेट मी शो यू समथिंग. क्योंकि डाइपोल की जो लेंथ है वो थोड़ी अब बड़ी हो चुकी है आपकी, तो यहाँ पे योर फेडिंग लाइंस आर देयर, दिस इज द लेंथ. एक तो यहाँ से ओरिजिन से अपने लिया है, दूसरा यहाँ से ले सकते हैं. तो दिस इज द पॉइंट